नमस्कार, प्रतिदिन अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत। सुधार की सही कार्रवाई, दैनिक जागरण। निवेशकों के लिए जरूरी स्टार्टअप की बेहतर प्रणाली, बिजनेस स्टैंडर्ड, समावेशी व्यवस्था, जनसत्ता, अंग्रेजों के कानूनों से निजात, राष्ट्रीय सहारा। अब आर्टिकल विस्तार से। सुधार की सही कार्रवाई, दैनिक जागरण। खेल मंत्रालय की ओर से नवनिर्वाचित भारतीय कुश्ती महासंघ को जो निलंबन किया गया है उसके लिए ये संस्था ही जिम्मेदार है। समस्या केवल यह नहीं थी कि भारतीय कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष संजय सिंह महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के करीबी थे, बल्कि यह भी थी कि वह यह प्रतीत करा रहे थे कि यह खेल संस्था पहले की तरह से ही चलेगी। इसका प्रमाण इससे मिला कि उन्होंने राष्ट्रीय अंडर 15 और अंडर 20 प्रतियोगिता कराने के लिए गोंडा का चयन किया, जो कि ब्रजभूषण शरण सिंह का निर्वाचन क्षेत्र है। इस फैसले से यही संदेश गया कि नवनिर्वाचित कुश्ती महासंघ उसी तरह काम करेगा जैसे ब्रजभूषण शरण सिंह के समय किया करता था। ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबियों का निर्वाचित होना इसलिए चिंता का कारण बन गया था क्योंकि उन पर गंभीर आरोप थे और उनकी जांच अभी भी जारी है। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती है कि संजय सिंह की जीत को ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपनी जीत की तरह प्रचारित किया था। उन्होंने जिस तरह कहा था कि महासंघ में उनका दबदबा था और रहेगा, और उससे अंदेशा गहराया था कि कुश्ती महासंघ के नए पदाधिकारी पूर्व अध्यक्ष के प्रभाव में है। इस सबके चलते ही साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया आदि पहलवानों ने अपना विरोध प्रकट किया। साक्षी मलिक ने जहां कुश्ती से संन्यास लेने का फैसला किया, वहीं बजरंग पुनिया ने अपना पद्मश्री सम्मान वापस कर दिया। बजरंग पुनिया ने जिस तरह पद्मश्री सम्मान वापस किया उसे उचित नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह बात भी सही है कि नवनिर्वाचित कुश्ती महासंघ पहलवानों की चिंताओं का निराकरण करने में समर्थ नहीं दिखा। यह अच्छा हुआ कि खेल मंत्रालय ने कुश्ती महासंघ को निलंबित करते हुए ओलंपिक संघ को कुश्ती से जुड़े मामले देखने को कहा। चूंकि यह एक स्थायी व्यवस्था होगी, इसलिए प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि भारतीय कुश्ती महासंघ का भविष्य क्या होगा। क्या नए सिरे से चुनाव होंगे और यदि ऐसा होता है तो इस महासंघ से ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबियों को दूर रखने में सफलता मिल सकेगी या नहीं। जो भी हो, खेल मंत्रालय और भारतीय ओलंपिक संघ को यह सुनिश्चित करना होगा कि कुश्ती महासंघ न केवल पहलवानों की चिंताओं का समाधान करने में समर्थ रहे, बल्कि वह उनका भरोसा भी अर्जित करे। पिछले कुछ वर्षों में हमारे पहलवानों ने एशिया और ओलंपिक में जैसा प्रदर्शन किया है उसमें और अधिक बेहतरी सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके साथ यह भी देखा जाना चाहिए कि जो विभिन्न खेल संस्थाएं हैं उनमें नेताओं का दखल कैसे कम हो और केवल वही लोग इस खेल संस्थाओं के पदाधिकारी बने जो खेलों को बढ़ावा देने में सहायक हो सकें। ऐसे समय में जब भारत खेलों की बड़ी ताकत बन रहा है, तब यह ठीक नहीं है कि खेल का संस्थाओं का संचालन उस तरह से हो जैसे कि कुश्ती महासंघ के पदाधिकारी पिछले कुछ समय से कर रहे थे। निवेशकों के लिए जरूरी स्टार्टअप की बेहतर प्रणाली, बिजनेस स्टैंडर्ड। अमित टंडन, लेखक, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एडवाइजरी सर्विसेज ऑफ इंडिया से लिमिटेड से जुड़े हैं। ये उनके निजी विचार हैं। स्टार्टअप हमारी नजर में तब आती है जब उनके बढ़ते मूल्यांकन के आधार पर जश्न मनाया जाता है, और या जब उनके मूल्यांकन में कमी आती है। 3 साल पहले इस तरह का जश्न थमने का नाम नहीं ले रहा था और इनके मूल्यांकन में लगातार बढ़ोतरी दिख रही थी। हर दूसरे दिन एक नया यूनिकॉर्न 50 करोड़ डॉलर से 1 अरब डॉलर के बीच का मूल्यांकन, या 4000 करोड़ से 8000 करोड़ रुपए के बीच के मूल्यांकन वाली स्टार्टअप, या एक यूनिकॉर्न 1 अरब डॉलर या 8000 करोड़ रुपए से अधिक की मूल्यांकन वाली स्टार्टअप बन रही थी। अब अचानक ऐसा लगता है कि इसके रुझान गायब से हो गए। आखिर अचानक हताशा जैसी स्थिति क्यों बन गई? इसकी सरल व्याख्या इस तरह की जा सकती है कि पूंजी के प्रवाह के साथ मूल्यांकन भी प्रभावित हुआ। जैसे ही सरकारी खजाना खुला, पूंजी प्रवाह बढ़ा और संपत्तियों की कीमतें तेजी से बढ़ी, और स्टार्टअप भी इससे अछूते नहीं रही। एक बार जब रुझान बदला, तब पूंजी महंगी साबित होने लगी और मूल्यांकन में कमी आई। यह एक तरह से आंशिक स्पष्टीकरण है, क्योंकि इससे अंदाजा मिलता है कि स्टार्टअप की तकदीर खुद स्टार्टअप नहीं बल्कि बृहद आर्थिक परिस्थितियों के हिसाब से तय होती है। स्टार्टअप की सफलता और विफलता कई कारकों पर निर्भर होती है, जिनमें से कुछ उनके नियंत्रण में जबकि कुछ उनके प्रभाव से बाहर है। लेकिन एक परिसंपत्ति वर्ग के रूप में स्टार्टअप शासन पर ध्यान दे सकती है, जिसमें कंपनी के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रिया, पारदर्शिता, जवाबदेही जैसे पहलू शामिल हैं। क्योंकि बेहतर प्रशासन के अभाव में भी कारोबार के टूटने जैसी स्थिति बनती है, जिनके उदाहरण के तौर पर सिपली, भारत पे ट्रेल, गोमैकनिक, बैजूस, मोज़ोकेयर, जिलिंगो, जेस्टमनी जैसे नाम लिए जा सकते हैं। स्टार्टअप शासन प्रणाली में बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन सूचीबद्ध कंपनियों में शासन कुछ बेहतर है। ये कॉर्पोरेट प्रशासन के G20 OECD सिद्धांतों के माध्यम से मान्य होता है, और संस्थागत निवेशक सलाहकार सेवा IIAS, जहां मैं काम करता हूं, द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वित्त नियमन और BSE लिमिटेड के साथ संयुक्त रूप से तैयार किया गया स्कोर कार्ड भी इसकी पुष्टि करता है। IIAS का हर साल बाजार पूंजीकरण की 70% से ज्यादा हिस्सा रखने वाले BSE 100 सूचकांक पर आधारित मूल्यांकन भारत के कॉर्पोरेट जगत के शासन को प्रतिबिंबित करता है। यह मूल्यांकन पिछले 6 वर्षों से लगातार सुधार दिखा रहा है। यह लॉ फर्म
सिरिल अमरचंद श्रॉफ के प्रबंधन अधिकारी सिरिल श्रॉफ के मुताबिक जो स्टार्टअप सूचीबद्ध होने पर नियामकीय दुनिया से रूबरू होते हैं उनके लिए यह बिल्कुल नया और विपरीत माहौल होता है। उनका ये कहना है कि एक स्टार्टअप बाजार में जब सूचीबद्ध होता है तब उनके सामने कई नियमों का पालन जांच प्रतिनिधि करने जैसी चुनौतियां आम सामने आ खड़ी होती हैं और उनके सामने प्रतिबंध संबंधित पक्ष के आदि के साथ साथ पर कुछ ऐसी चीजें सामने आती है जिनके बारे में उन्होंने पहले नहीं सोचा था। सूचीबद्धता के पहले 6 महीने में जब तस्वीर साफ होती है तब उन्हें उससे काफी झटका लगता है। इन स्टार्टअप को लगता है कि यह केवल बाजार पूंजीकरण हासिल करने से जुड़ा मामला है, लेकिन फिर उन्हें एहसास होता है कि यह भी कई शर्तों के साथ आता है। यह सब कुछ ऐसा है जिसका उन्हें एहसास नहीं होता है। अमांसा कैपिटल के फंड प्रबंधक आकाश प्रकाशक भी इसी तरह के विचार जाहिर करते हैं और अपने निवेशकों को समान रूप से जिम्मेदार ठहराते हैं। वे कहते हैं, मुझे हैरानी होती है कि निजी कंपनियों में जो चीजें बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती हैं वे बाजार की कसौटी पर कभी नहीं टिकेंगी। इससे यह बात मजबूती के साथ स्थापित होती है कि स्टार्टअप और उनके निवेशक द्वारा बाजार की पहचान करना, एक उत्पाद को तैयार करना और बाजार हिस्सेदारी पर कब्जा करने को ही सब कुछ माना जाता है। इससे और इस बीच कॉर्पोरेट प्रशासन पर पर्याप्त तरीके से ध्यान नहीं दिया जाता। इन स्टार्टअप को लगता है कि कारोबार के साथ ही शासन प्रणाली की चीजें स्वतः होने लगती है। इन स्टार्टअप को लगता है कि आईपीओ की पेशकश के दौरान वे प्रशासनिक पहलुओं पर ध्यान देंगे या फिर कंपनी जब एक निश्चित आकार के स्तर पर पहुंचेगी तब इस पहलू पर ध्यान दिया जाएगा। ऐसा करने के दौरान ये स्टार्टअप भूल जाती है कि शायद ही बुनियाद है जिससे निवेशकों में निवेश के लिए भरोसा बनता है और आपूर्तिकर्ताओं को कारोबार में सहूलियत होती है और इसके साथ ही प्रतिभाशाली लोगों को कंपनी से जुड़ने और इसमें टिके रहने का प्रोत्साहन मिलेगा। भविष्य का तरीका यही है कि कारोबार के साथ साथ इससे जुड़े शासन तंत्र को भी समानांतर तरीके से तैयार किया जाए। इसका अर्थ यह है कि पूरी तरह से काम करने वाले सक्रिय निदेशक मंडल के बोर्ड, एक अनुपालन टीम और एक वित्तीय रिपोर्टिंग टीम नियुक्त की जाए। इन सभी टीमों में से सभी की भूमिका और जिम्मेदारियां स्टार्टअप के उद्देश्य के अनुरूप होनी चाहिए और कंपनी के सूचीबद्ध होने के पहले ही सार्वजनिक बाजार मानकों के अनुरूप कारोबार का लगातार विस्तार करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर कंपनी के बोर्ड में ऐसे सदस्य होने चाहिए जो कंपनी के प्रबंधन से स्वतंत्र हो। कंपनी के निदेशक मंडल में विभिन्न समितियां होनी चाहिए जिनके पास कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे जोखिम प्रबंधन, सामाजिक जिम्मेदारी और हितधारकों के प्रबंधन पर फैसले लेने का अधिकार हो। कंपनी के निदेशक मंडल और समितियों की कार्यप्रणाली, एजेंडा, काम करने का तरीका का मूल्यांकन इस उद्योग की अन्य सूचीबद्ध कंपनियों के अनुरूप होना चाहिए। इसी तरह अनुपालन और वित्त विभाग उन नियमों को शामिल करना शुरू कर सकते हैं जिनका पालन बड़ी सूचीबद्ध कंपनियां करती हैं और इसके साथ ही वे खुलासों के तरीकों को भी अपना सकती हैं। इनमें संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन, हितों के टकराव और अन्य आचार संहिता के साथ ही जोखिम भरे काम भी हैं जिसमें जानकारी की असमान साझेदारी पर ध्यान दिया जाता है। आईपीओ से ठीक पहले तक शासन तंत्र की व्यवस्था का इंतजार करने का मतलब है कि न तो कंपनी के पास इससे जुड़ी प्रक्रिया तैयार है और न ही इन्हें आंतरिक रूप दिया गया है जिसकी वजह से समय बर्बाद होता है। जब मैं आईपीओ के बारे में बात करना शुरू कर रहा हूं तब यह दृष्टिकोण समान रूप से सहायक साबित होता है क्योंकि स्टार्टअप सीरीज बी से सीरीज सी और आगे की फंडिंग वाले चरण में आते हैं। यदि हम स्टार्टअप के क्षेत्र में अपनी अव्वल दर्जे वाली स्थिति को बनाए रखना चाहते हैं तब बेहतरीन शासन व्यवस्था को अपनाना और निवेशकों तथा हितधारकों का भरोसा जीतना आवश्यक हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह कारोबार की वाणिज्यिक सफलता जितना ही कठिन है लेकिन दीर्घकालिक मूल्यों के लिहाज से इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं है। आज भारत में दुनिया के सबसे बड़े और सबसे बेहतर स्टार्टअप तंत्र हैं और यह वास्तव में देश की उद्यमशीलता की भावना और नवाचार तथा विकास को बढ़ावा देने की इसकी क्षमता का ही एक प्रमाण है। स्टार्टअप के क्षेत्र में अग्रणी स्थिति को बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि बेहतर शासन तंत्र को अपनाया जाए और निवेशकों तथा हितधारकों के भरोसे को बरकरार रखने की कोशिश की जाए। यह कारोबार के वाणिज्यिक पहलू को अच्छी तरह स्थापित करने की तरह ही कठिन है लेकिन दीर्घकालिक मूल्य बनाने का कोई बेहतर तरीका नहीं। समावेशी व्यवस्था, जनसत्ता, सार्वजनिक जीवन में बढ़ती भागीदारी के बीच आमतौर पर हर क्षेत्र में महिलाओं की उपस्थिति बढ़ी है मगर सैन्य बलों में स्वास्थ्य जैसी कुछ खास सेवाओं को छोड़ दें तो उनकी संख्या संतोषजनक नहीं थी, इसलिए इस तरह से वहां संतुलन दिखता रहा। हालांकि कुछ समय पहले इस क्षेत्र में महिलाओं को मौका देने के लेकर कई स्तर पर प्रयास शुरू हुए। अब उनके नतीजे आने शुरू हो गए। खबर के मुताबिक आजादी के 75 वर्षों के बाद अब पहली बार एक आंकड़ा सामने आया है कि मौजूदा वर्ष यानी 2023 में सेना में कुल 128 महिलाओं की स्थायी नियुक्ति के साथ साथ कर्नल जैसे उच्च पदों के लिए उनका चयन हुआ है। इसके लिए इस वर्ष कुल 4 बार पदोन्नति बोर्ड का गठन किया गया है और अब चयनित महिला अधिकारियों को सेना में युद्ध के मोर्चे को
छोड़कर बाकी अन्य शाखाओं में तैनात करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह गौरतलब है कि इसी वर्ष जनवरी में पदोन्नति बोर्ड ने 108 महिलाओं को स्थायी नियुक्ति के साथ कर्नल पद के लिए चुना था। उसके बाद अब महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से सेना के उच्च पदों के ढांचे को समावेशी बनाने की दिशा में एक निरंतरता देखी जा सकती है। जाहिर है पिछले कुछ समय से सेना में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के मकसद से जो प्रक्रिया चल रही थी उसमें इसे एक सकारात्मक उपलब्धि के तौर पर देखा जाएगा। दरअसल सेना में कर्नल जैसे पद पर बदलती तस्वीर का मुख्य आधार करीब 3 वर्ष पहले सर्वोच्च न्यायालय का आया वह ऐतिहासिक फैसला है जिसके तहत महिला अधिकारियों के लिए स्थायी आयोग की व्यवस्था की गई। इसके साथ ही सेना में महिलाओं की आगे की उन्नति और पदोन्नति का मार्ग खुला। इसी क्रम में महिलाओं के लिए नेतृत्व और उच्च प्रबंधन पाठ्यक्रम शुरू किया गया। हालांकि अन्य लगभग सभी क्षेत्रों में मौका मिलने पर महिलाओं ने जिस तरह अपनी क्षमताएं साबित की हैं उसके मद्देनजर सेना में भी उनके लिए अवसर बनने में कोई अड़चन नहीं चाहिए थी। मगर कई वजहों से इससे संबंधित सवाल उठने पर नाह की टाल मटोल होती रही। निश्चित रूप से इस मसले पर खड़ी होने वाली बाधाओं के पीछे सामाजिक धारणाओं पर आधारित एक गैर जरूरी पूर्वाग्रह रहा जिसमें गलत दलीलों पर महिलाओं को कम करके आंका जाता रहा। इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2020 में स्थिति को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि महिलाएं भी सेना में पुरुषों की तरह कमांड यानी किसी सैन्य टुकड़ी के नेतृत्व का दायित्व संभाल सकेंगी। शीर्ष अदालत ने सामाजिक धारणाओं के आधार पर महिलाओं को समान मौके न मिलने को परेशान करने वाला समानता के खिलाफ और अस्वीकार बताया था। इस संदर्भ में अदालत ने यह भी कहा कि सेना की सभी महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन मिले चाहे वे कितने भी समय से कार्यरत हों। केंद्र सरकार महिलाओं के बारे में मानसिकता बदले और सेना में समानता लाने के लिए कदम उठाए। कहा जा सकता है कि जो अवसर महिलाओं को एक स्वाभाविक व्यवस्था के तहत मिलने चाहिए थे उसके लिए सुप्रीम कोर्ट को आगे आने पड़ा। जबकि यह एक जगजाहिर तथ्य है कि सामान्य जीवन से लेकर शिक्षा या नौकरी के क्षेत्र में सेना तक के ढांचे में जहां भी महिलाओं को मौका मिला है वहां की समग्र तस्वीर और कार्य की गुणवत्ता में बेहतरी आई है। अंग्रेजों के कानूनों से निजात राष्ट्रीय सहारा। अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे औपनिवेशिक कानूनों से आखिरकार जनता को मुक्ति मिल ही गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुलामी के प्रतीक माने जाने वाले 3 प्रमुख कानूनों में आमूलचूल बदलाव के विधेयक लोकसभा एवं राज्यसभा से पारित करा लिए। शाह ने इस विधेयक पर संसद में चर्चा करते हुए कहा कि इन कानूनों के लागू होने के बाद दुनिया में सबसे अधिक आधुनिक आपराधिक न्याय प्रणाली भारत में होगी क्योंकि अब इनकी आत्मा में भारतीयता निहित कर दी गई। उन्होंने अंग्रेजों के और अब के कानून में फर्क बताते हुए कहा कि अंग्रेजों के जमाने में बने कानूनों का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के हितों की रक्षा करना था, इसलिए इसमें दंड को मूल में रखा गया है किंतु अब न्याय पर जोर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से अपने संबोधन में 5 प्रण किए थे। इसमें एक प्रण गुलामी की निशानियों को खत्म करना था। कानून संबंधी पारित विधेयक उसी परिप्रेक्ष्य में है। नए कानून महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर केंद्रित हैं। अब नाबालिग से दुष्कर्म और मॉब लिंचिंग के लिए फांसी की सजा दी जाएगी। राजद्रोह कानून ब्रिटिश सत्ता को कायम करने के लिए था, इसे अब खत्म किया गया। कुछ प्रचलित धाराओं की संख्या भी बदली गई है, जैसे धोखाधड़ी 420 धारा के अंतर्गत थी, इसे धारा 316 के रूप में जाना जाएगा। बलात्कार की धारा 376 को 63 में बदला जाएगा। प्रमुख रूप से अंग्रेजी राज का पर्याय बने 3 मूलभूत कानूनों में आमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं। 1860 में बने इंडियन पेनल कोड को भारतीय न्याय संहिता, 1898 में बने दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और 1872 में बनी इंडियन एविडेंस कोड को अब भारतीय साक्ष्य संहिता के नाम से जाना जाएगा। कुल 313 धाराएं बदली गई। सबसे बड़ा परिवर्तन 1860 में लागू औपनिवेशिक कानून राजद्रोह में किया गया है। बदलाव के इस प्रस्ताव के पहले कोई भी सरकार इस कानून में परिवर्तन की हिम्मत नहीं जुटा पाई थी। दरअसल अब जब 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पूरे राष्ट्र में एकजुटता के साथ उभरा था तो उसमें आम जन की बड़ी भागीदारी थी। इसी आम जन को दंडित करने के लिए ही इस दमनकानी कानून को वजूद में लाया गया था। कानून की धारा 124A के अंतर्गत लिखित या मौखिक शब्दों, चिन्हों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर से नफरत फैलाने या असंतोष जाहिर करने पर देशद्रोह का मामला दर्ज किया जा सकता है। इस धारा के तहत आरोप साबित हो जाए तो 3 साल के कारावास तक की सजा हो सकती है। 1962 में शीर्ष अदालत के 7 न्यायखंडों की पीठ ने केदारनाथ बनाम बिहार राज्य प्रकरण में राजद्रोह के संबंध में ऐतिहासिक फैसले में कहा था कि विधि द्वारा स्थापित सरकार के विरुद्ध अव्यवस्था फैलाने या फिर कानून या व्यवस्था में गड़बड़ी पैदा करने या फिर हिंसा को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति या मंशा हो तो उसे राजद्रोह माना जाएगा। इसी परिभाषा की परछाई में हार्दिक पटेल बनाम गुजरात राज्य से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि कोई व्यक्ति अपने भाषण या कथन के मार्फत विधि द्वारा स्थापित सरकार के खिलाफ हिंसा फैलाने का आह्वान करता है तो उसे राजद्रोह माना जाएगा। अदालत के इन फैसलों के अनुक्रम में किसी अन्य देश की प्रशंसा, परमाणु संयंत्रों का विरोध, राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े नहीं होना,
जैसे आचरण जरूर राष्ट्रद्रोह नहीं कहे जा सकते, लेकिन भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार जैसे नारे न केवल राष्ट्रद्रोह हैं बल्कि राष्ट्रद्रोही भी हैं। इस परिप्रेक्ष्य में ये समझ लेना जरूरी भी है कि संविधान का अनुच्छेद 19 एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी जरूर देता है, लेकिन इस पर युक्त प्रतिबंध भी लगाया गया है। नए कानून में पहली बार आतंकवाद की इबारत को परिभाषित किया गया है। कोई व्यक्ति देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा को संकट में डालने के इरादे से कोई कृत्य करता है तो उसे नए कानून के हिसाब से सजा मिलेगी। अतएव देश के अस्तित्व को चुनौती देने वाले बाहरी और भीतरी असामाजिक तत्व कानूनी शिकंजे से बचने न पाए, इसकी व्यवस्था के प्रावधान किए गए हैं। यही कानूनी प्रावधान बृहत्तर सामाजिक हित राज्य को भारत की संप्रभुता, अखंडता और तथा राज्य की सुरक्षा से जोड़ते हैं। भारत के विरुद्ध सांप्रदायिक कट्टरता फैलाने और सरकार के लिए नफरत के हालात बनाने में भारत विरोधी विदेशी ताकतें सोशल मीडिया का मनचाहा एवं गलत दुरुपयोग करती हैं। इसलिए नए कानून में देश तोड़ने की कोशिश करने वाली ताकतों पर अंकुश के लिए कठोर कानूनी प्रावधान नए कानून में किए गए हैं। धन्यवाद।